स्टूडेंट्स, हम लोग भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे और आपको बताया जा चुका है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी युग में बांटा गया है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उदारवादी धारा और उग्रवादी धारा का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग गांधीवादी युग में जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें से आज हम असहयोग आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो जो ये पीरियड था, आपको पहले बताया था कि 1885 से 1906 तक, और उसके बाद जो उग्रवादी जो युग था वो शुरू हुआ था 1906 के बाद और वो 1919 तक रहा था। और उसके बाद महात्मा गांधी का भारत की राजनीति में प्रवेश हुआ और उसके बाद हम इस गांधी युग की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन 1920 के बाद करते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने जो सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ 1893 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध करते हुए किया था। 1915 में वे भारत आए और एक सत्याग्रही के रूप में उन्हें ख्याति भी मिल चुकी थी। भारतीय जनता भी गांधी जी से प्रभावित थी और स्वतः ही भारतीय राजनीति का नेतृत्व महात्मा जी के हाथ में आ गया। अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह के सफल प्रयोग किए। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी ने भारत की राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया था। महात्मा जी ने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों में जन और धन की पूरी सहायता देने की अपील की। शासन के द्वारा उन्हें केसर हिंद की उपाधि भी दी गई। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हुई जिनके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो जनता में इतनी निराशा और असंतोष की स्थिति जनता में हो गई थी क्योंकि शासन का जो रवैया था वह बहुत ही भेदभावपूर्ण था और भारत की जनता जागरूक भी होने लगी थी। उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, जो उदारवादी जो धारा थी, जिसे हम कहें राष्ट्रवादी आंदोलन की उग्रवादी धारा, ये राजनीतिक चेतना जागृत करने में काफ़ी हद तक सफल हुए थे और भारत की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन भी मिलने लगा था। तो लेकिन जो शासन का जो रुख था जनता के प्रति, वह इतना भेदभावपूर्ण और अपमानजनक था कि जनता में निराशा और असंतोष, विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही थी। जैसे युद्ध व्यय के रूप में जनता से जबरदस्ती ही भारी मात्रा में धन वसूला जा रहा था। जनता आर्थिक कष्टों से गुजर रही थी। जब प्लेग और अकाल की स्थितियां थी तो ऐसे में दरबार का आयोजन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। लोगों में बेरोजगारी थी। तो जनता को यह अनुभव हुआ कि सरकार बेहद ही स्वार्थी है। और जो आपको पहले भी हमने जिक्र किया था, पहले के लेक्चर्स में भी, कि जो रोलट एक्ट था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। तो 1919 में रोलट एक्ट पारित हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने बच्चों सुना होगा। ये 1919 में जब सत्याग्रह का प्रारंभ जो था वो सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। लेकिन बाद में यह तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई और 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। 7 अप्रैल को महात्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था और पंजाब के गवर्नर माइकल डायर जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे।
रोलट एक्ट और सरकार के जो कार्य थे उनका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई और इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जो थे जनरल डायर, उन्होंने अनावश्यक अंधाधुंध गोलियां जनता पर चलाई, जिसके फलस्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मरे, 2000 घायल हुए। और इस हत्याकांड का उद्देश्य पूरे पंजाब में आतंक फैलाना था, आतंकित करना था उनको। तो जनता के प्रति जो ये व्यवहार था यह जारी रहा, अमानवीय व्यवहार और जनता का दमन। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, इस दुर्घटना से पूरे राष्ट्र के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया और बहुत ही निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी नियुक्त की गई, लेकिन जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर ब्रिटिश जो थे उनके द्वारा इस कार्य का समर्थन किया गया। तो इससे उदार जो भारतीय थे उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। इसी तरह से हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन की जो घटना रही कि महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की, उसके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया गया। इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए। तो इससे क्या हुआ, जो टर्की के सुल्तान को जो अपना खलीफा धर्मगुरु मानने वाले भारतीय मुसलमान थे, वो ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का निश्चय हुआ। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा, जो भारी बहुमत से पास हुआ। 1920 के नागपुर अधिवेशन में पुनः यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार हुआ। तो हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन जिसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं, उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए। सरकार की मशीनरी को ठप्प करना इनका उद्देश्य था और इसका कार्यक्रम यह था कि सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग किया जाए, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार हो, 1919 के अधिनियम के जो अंदर चुनाव होने वाले उनका बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोह का बहिष्कार। तो ये जो निषेधात्मक कार्यक्रम था, इसके अतिरिक्त कार्यक्रम का एक सकारात्मक पक्ष भी था, जिसमें राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना, पारस्परिक विवादों को तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार, हाथ करघा बुनाई जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना और अस्पृश्यता का अंत, ये इनका सकारात्मक पक्ष भी था। तो कुल मिला के ये इसका उद्देश्य था कि सरकारी मशीनरी को ठप करना और किसी भी कार्य में उनके सहयोग न करना। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भी लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया, जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, हाथ करघा और हाथ बुनाई को प्रोत्साहन दिया गया और शराब और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। तो कांग्रेस महासमिति ने मार्च 1921 की बेजवाड़ा बैठक में 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना निश्चय किया और इस कोष में तेजी से राशि एकत्रित होने लगी। कांग्रेस महासमिति ने 30 लाख स्वयंसेवकों की सूची और 20,000 चरखे तैयार किए और इस आंदोलन की खास बात हिंदू मुस्लिम एकता थी। तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने शांति सभाएं स्थापित करने की इच्छा करी, लेकिन शासन की यह चेष्टा नितांत असफल सिद्ध हुई और आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो सरकार ने
दमन करना शुरू कर दिया, उग्रता के साथ दमन करना शुरू कर दिया, नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। आपको बच्चों पता होगा, बहुत सारे जो नेता थे उनको यह आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। कितने जो हमारे नेता थे वो उसके लिए जेल गए, गिरफ्तार हुए, कितनी जानें गई, उसके बाद यह आज़ादी मिली है। तो सरकार द्वारा आवश्यकता से ही अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था। और ननकाना कांड हुआ जो जब 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में सिख एकत्रित हुए, लेकिन अचानक उन पर धावा बोल दिया गया, गोलियां चलाई गई, जिसमें सरकार के मतलब बताए गए अनुसार 70 मौतें हुई। लेकिन जनता का तो उत्साह बढ़ता जा रहा था और जनता में तीव्र विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी। 1921 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में तेजी आई। शासन ने भी अपने वचन भुलाकर सितंबर 1921 में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस महासमिति ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और गिरफ्तारी के विरोध में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का निश्चय हुआ। लेकिन शासन ने मारपीट जारी रखी, लाठीचार्ज, गोली, रोजमर्रा की घटनाएं हो गई। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख नेता गिरफ्तार हुए। लगभग करीब 60,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं हो रहा था। 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई उतरे तो कांग्रेस के निश्चय के अनुसार बम्बई में उनका स्वागत हड़ताल से किया गया। खूब विरोध हुआ, खूब विरोध प्रदर्शन हुए। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय सभी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी गिरफ्तार हुए। उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई, उन पर मुकदमा चलाया गया। तो आंदोलन का अचानक ये स्थगित हुआ, तो इसका भी तीव्र विरोध होना स्वाभाविक था। लेकिन गांधी हमेशा अहिंसा के समर्थक रहे और जहाँ भी हिंसा आई और जब यहाँ पे हिंसा की घटनाएं हुई तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अहिंसा पर जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हिंसक बन के नहीं करनी है। गांधी को हम अहिंसा का पुजारी कहते हैं, बच्चों जानते होंगे आप लोग। सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी रहे हैं, भारत के राष्ट्रपिता। तो आंदोलन ये था असहयोग आंदोलन, इसमें जो एक बड़ी कमी नजर आई वह राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुए। खिलाफत का प्रश्न धार्मिक प्रश्न था, उसे राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मसले के साथ मिलाना दुर्भाग्यपूर्ण था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा किया, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता को प्रवेश प्रदान किया, जिससे बाद में हिंदू मुस्लिम तनाव प्रकट हुए। और जो घटनाएं शासन द्वारा की जा रही थी, दमनपूर्ण घटनाएं और दमनात्मक प्रतिक्रिया जो की जा रही थी, ये जो घटनाएं थी इससे जनता का रोष बढ़ता जा रहा था। और आंदोलन से भारतीयों में जिन उच्च आशाओं ने जन्म लिया, उनमें से किसी के भी पूरे हुए बिना आंदोलन जिस तरह से स्थगित हुआ उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। तो मतलब कई बार ऐसा माना गया कि यदि यह आंदोलन कुछ समय और चलता तो सरकार के लिए सुधारों की नवीन और सारपूर्ण योजना की घोषणा अवश्य होती। लेकिन यह बात निसंदेह रूप से बिल्कुल सत्य है कि असहयोग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस आंदोलन ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। जनता में अपूर्व त्याग और साहस की भावना का संचार हुआ
और पहले तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता कुछ गिने चुने व्यक्तियों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से यह सर्वसाधारण के मन की भावना बन गई। असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था और इसने भारत की जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। महात्मा जी की और कांग्रेस की यह एक और आश्चर्यजनक सफलता थी। असहयोग आंदोलन के महत्व के संबंध में कूपलैंड ने लिखा भी है कि गांधी जी ने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं, जनप्रिय बनाया। अभी वह नगरों में बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, अब वह ग्रामों की जनता तक पहुंच गया। तो असहयोग आंदोलन जो था उसके माध्यम से साधारण जनता को साहस मिला। पहले जनता सरकार का विरोध करने में बहुत घबराती थी, जेल में जाने से डरती थी, लेकिन इस आंदोलन के फलस्वरूप जनता निर्भीक हो गई, सरकार के विरुद्ध खुलकर विद्रोह करने लगी। सार्वजनिक सभाओं में सरकार की आलोचना करना बहुत आम बात हो गई और बच्चे बच्चे की मुंह से स्वराज्य शब्द सुनाई देने लगा। इस आंदोलन का एक लाभ यह हुआ कि जब तक यह आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही। इस हेतु उसने 1919 के सुधारों को उदारतापूर्ण कार्यान्वित भी किया और उदारवादियों को अपना हर तरह का सहयोग दिया। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया, जैसे खादी, चरखा, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन, स्वदेशी को अपनाना। इससे भी देश को भारी लाभ हुआ। तो इस प्रकार गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया ये असहयोग जो आंदोलन था वह एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, जिसने जनता में घोर राष्ट्रीयता, अपार राष्ट्रीयता की भावनाओं को साहस के साथ बीजारोपण किया। तो यह तो था असहयोग आंदोलन, गांधी के युग की महत्वपूर्ण घटना। और इसके बाद के लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का अध्ययन करेंगे।